नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्र मधुमेह बीमारियों से मुक्ति के अभियान में एक कदम आगे, जहां पर हम डायबिटीज ही नहीं बल्कि और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जानी जाने वाली बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी इत्यादि को भी डाइट को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके ठीक करता हूं। दोस्तों, जब भी डाइट की बात आती है वहीं पर लोगों का दिमाग घूम जाता है कि आखिर ये बंदा हमेशा डाइट की बात क्यों करता है, हमेशा खाने को लेकर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जब भी हम इस तरह से डाइट की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं और उनका आना भी स्वाभाविक है कि जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में इतने सारे आविष्कार और इतनी सारी जो है डिस्कवरी हुई है, जिसके आधार पर आज ट्रीटमेंट का एक अलग ही दायरा मार्केट में देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी आदमी हमेशा खाने को ही लेकर के बीमारियों को ठीक करने की बात देता है। तो आखिर क्या सच्चाई है? तो आज के टॉपिक में भी हम डायबिटीज की बात करने वाले हैं और डायबिटीज का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, डायबिटीज की बीमारी के बारे में हमें जो जानकारियां मिली हैं वो जानकारी किस तरह से है उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और उससे रिलेटेड साइंस का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, बीमारियों के बारे में और मेडिसिन के बारे में किस तरह से डेवलपमेंट होते गया, ये सब की जानकारी जब आपको क्लियरली होगी तो आपको भी हमारा कॉन्सेप्ट समझने में आसान हो जाएगा। साइंस और डायबिटीज की हिस्ट्री समझ लेने से उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और आगे का प्रेडिक्शन ये दोनों काफी आसान हो जाता है। तो डायबिटीज की हिस्ट्री को समझने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे करीब 200 साल पहले। आज के 200 साल पहले तक बीमारियों के बारे में जो नजरिया था लोगों का वो आज के जैसा नहीं था। उस समय जब बीमारियां होती थी तो इन्फेक्शन जैसी बीमारियां ज्यादा होती थी और उस समय ट्रीटमेंट के लिए वैद्य लोग हुआ करते थे और वो वैद्य लोग जड़ी बूटियों के द्वारा बीमारियों का इलाज किया करते थे और इस तरह की बीमारियां भी उस समय देखने को कम मिलती थी। उस समय अगर होता भी था तो इन्फेक्शन जैसी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती थी और जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन भी इतने बड़े पैमाने पे होता था कि गांव का गांव साफ हो जाया करता था और उस समय उनके बस में कुछ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस हुआ, साइंस ने काफ़ी तरक्की की, इसमें काफ़ी डिस्कवरी हुई, जिसके आधार पर साइंस का जो आज का नजरिया देखने को मिलता है ये आज के 200 साल पहले नहीं था। इसीलिए हम आपको इस हिस्ट्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आज के 200 साल पहले कोई भी क्लियर कट ट्रीटमेंट का सिस्टम नहीं हुआ करता था, लोग लक्षणों के आधार पर बीमारियों का इलाज किया करते थे और जो आज भी देखने को वही मिल रहा है। आज भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखने को मिलता है कि जब बीमारी का कोई क्लियर कट कारण नहीं देखने को मिलता है, नहीं समझ में आता है, तो वहां पर भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। और डायबिटीज में भी वही देखने को मिलता है कि डायबिटीज को हम सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं। डायबिटीज यानी ब्लड में बढ़ा हुआ शुगर का लेवल, और ये बढ़ा हुआ शुगर का लेवल ये सिम्टम्स हैं, ये कारण नहीं है, उसका रूट कॉज कुछ अलग है। तो उस समय जब डायबिटीज के मरीज उस समय के तथाकथित डॉक्टर या वैद्य लोगों के पास आते थे तो उनको प्यास ज़्यादा लगती थी, भूख ज़्यादा लगती थी, पेशाब भी ज़्यादा लगती थी, वो खाना भी ज़्यादा खाते थे और शरीर उनका गलते चला जाता था और वो बॉडी में लगता नहीं था और कुछ दिनों के बाद उस पेशेंट की डेथ हो जाया करती थी। तो इस तरह के लक्षण देखने के बाद, इस तरह के मरीजों को देखने के बाद उस समय के डॉक्टर्स या वैद्य लोगों में एक अलग अलग तरीके से अलग अलग अपना अपना तर्क लोग बताया करते थे और उस तर्क के आधार पर कोई ये बताता था कि उसका किडनी का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ भी वो खा रहा है उसकी बॉडी उसको बाहर निकालते चली जा रही है। या दूसरा तर्क देते थे कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है, जो कुछ भी वो खा रहा है वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, बॉडी उसको रिटेन नहीं कर पा रही है, सब कुछ बाहर चला जा रहा है, मतलब पाचन तंत्र उसका बिगड़ चुका है। इस वजह से उस पेशेंट को कुछ बॉडी में लगता नहीं है और कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है। कुछ लोग इस तरह का भी तर्क दिया करते थे कि इसका ब्रेन का सिस्टम अनियंत्रित हो चुका है, ब्रेन नियंत्रण से बाहर हो चुका है, जिसकी वजह से बॉडी के पूरे सिस्टम्स अनियंत्रित काम कर रहे हैं, पूरे फंक्शंस इसके डिस्टर्ब हो गए हैं और ब्रेन के अनियंत्रित हो जाने की वजह से ही बॉडी का पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। वो कुछ भी खा रहा है, ज़्यादा भी खा रहा है, प्यास भी ज़्यादा लग रही है, भूख भी ज़्यादा लग रही है, पानी भी ज़्यादा निकाल रहा है और बाद में शरीर को लगता भी नहीं है और कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग धार्मिक हिसाब से भी जोड़ करके बोल दिया करते थे कि इस बंदे को इसके किए हुए कर्मों का, पाप पुण्य से जोड़कर बता दिया करते थे कि इसके किए हुए कर्मों का इसको फल मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी गलते चले जा रही है, बॉडी में कुछ लग नहीं रहा और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाया करती थी।
तो इस तरह से अलग अलग तर्क, अलग अलग थ्योरी उस समय पेश की जाती थी, लोग बताया करते थे, लेकिन कोई भी क्लियर कट सोल्यूशन नहीं होने की वजह से लोगों की अल्टीमेटली डेथ हो जाया करती थी और क्लियर कट कोई भी इलाज नहीं हुआ करता था। और उस समय समझ में भी यही आता था कि अगर ऐसी बीमारी किसी को हो गई तो कारण हम चाहे जो कुछ भी जोड़ते थे, लेकिन अल्टीमेटली उसकी डेथ होना निश्चित थी। और ये बीमारी भी उस समय ज़्यादातर अगर किसी को होती भी थी तो वो लोग ज़्यादातर संपन्न देखे जाते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, या जो लोग भी विलासिता का जीवन जीते थे, और वे लोग काम भी कम करते थे और आराम ज़्यादा करते थे। उस समय इसी आधार पर लोग उसे बादशाही बीमारी भी बोला करते थे कि ये बादशाह लोगों की बीमारी है, ये नॉर्मल लोगों की बीमारी नहीं, ये नॉर्मल लोगों को बीमारी होती नहीं। क्योंकि उस समय फूड की जो आज का जो रिवोल्यूशन दिख रहा है, फूड की जो कंडीशन आज देखने को मिल रही है, इस तरह की सफिशिएंसी उस समय नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग स्कॉर्सिटी में जिया करते थे, फूड का अभाव हुआ करता था, और जो लोग ज़्यादा संपन्न हुआ करते थे और काम कम किया करते थे, उन्हीं लोगों के पास फूड की सफिशिएंसी होती थी और उन्हीं लोगों की बीमारियां भी देखने को मिलती थी। और आज भी वैसा ही देखने को मिल रहा है कि जो लोग बादशाही जीवन जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, और खाने के लिए भी इस तरह से है कि उस पर कोई रोक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, नियमित तरीके से खान पीन उनका है, और ऐसे लोगों को भी ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये बात तो बराबर है कि पहले भी बादशाह लोगों को होती थी, और आज के तथाकथित जो बादशाह लोग हैं, इन लोगों को ये बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बट वो स्वरूप बदल गया है आज का। इस तरह से समय बीतते गया और हम आ गए 1850 के आसपास। और 1850 के आसपास चूंकि मानव की टेंडेंसी है हमेशा कुछ न कुछ रिसर्च करते रहना, जानकारी निकालने की कोशिश में लगा रहता है इंसान, और 1857 में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने फूड के बारे में इस तरह की जानकारी सामने रखा कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये होता है, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी सामने रखा। इस तरह से एक एक चीज़ें धीरे धीरे जब समझ में आने लगी, साइंस का धीरे धीरे डेवलपमेंट देखने को मिलने लगा। और उसी बीच उस समय के कुछ तथाकथित डॉक्टर या साइंटिस्ट अलग अलग डॉग को लेकर के, उनके पैंक्रियाज को निकाल करके अपने अपने तरीके से रिसर्च करने लगे, और उन लोगों ने देखा कि जिस भी डॉग का उन्होंने पैंक्रियाज निकाल दिया और कुछ समय के बाद उस डॉग के अंदर डायबिटीज जैसे लक्षण देखने को मिलने लगे। तो उससे इन लोगों ने ये अनुमान लगाना चालू किया कि पैंक्रियाज ही इसके लिए जिम्मेदार है। और जब 1889 में पैंक्रियाज की जानकारी सामने आई कि पैंक्रियाज ही इसके लिए जिम्मेदार है, तो दूसरे और भी कुछ साइंटिस्ट लोग अपने अपने तरीके से रिसर्च चालू किए, और रिसर्च के आधार पर उन लोगों ने ये देखा कि पैंक्रियाज ही कोई ऐसा केमिकल बनाता है जो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तब इस पर भी आगे जोर से काम होने लगा और धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग इस पर काम करने लगे। तब तक हम आ गए 1914 के आसपास, और उसी समय 1913-14 के आसपास में किसी साइंटिस्ट ने ब्लड में शुगर की मात्रा मापने के इंस्ट्रूमेंट की भी जानकारी सामने रखी। मतलब 1913-14 के पहले ब्लड में शुगर की मात्रा की भी जानकारी हमें नहीं होती थी, उसको मापने का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। उसके पहले अगर हमें जानकारी लेना है कि किसको डायबिटीज है या नहीं है, तो केवल हम उसके यूरिन में शुगर को देखते थे, यूरिन कितना मीठा है उसके आधार पर ये मालूम होता था कि उस बंदे को डायबिटीज है या नहीं है। मतलब वहां पर भी उस समय भी इस बात की क्लियरिटी नहीं थी कि किसके ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है, किसके ब्लड में शुगर का लेवल कम है, किसको डायबिटीज कम है, किसको डायबिटीज ज़्यादा है, ये सब की क्लियरिटी नहीं होती थी। क्योंकि शुगर भी एक लिमिट तक होने के बाद शिफ्ट करता है यूरिन में, उसके पहले यूरिन में शुगर नहीं आता है। लेकिन उस समय जानकारी तभी होती थी कि जब उसके यूरिन में शुगर आ रहा है, तब मालूम पड़ता था कि उस बंदे को डायबिटीज है, उस पेशेंट को डायबिटीज है। तो जब 1914 में शुगर को टेस्ट करने का इंस्ट्रूमेंट आ गया, और तब उस समय साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जब टेस्ट करने के बाद कुछ मरीजों में कम शुगर मिल रही है, कुछ मरीजों को ज़्यादा शुगर मिल रही है ब्लड में, तो फिर वापस उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा बनने लगा, और उस पर वापस रिसर्च का मैटर बना। लोगों ने आगे रिसर्च और जारी रखा, और उसी समय किसी साइंटिस्ट ने इस बात की जानकारी दिया कि जो पैंक्रियाज में बनने वाला जो केमिकल है उसका नाम है इंसुलिन, और ये इंसुलिन ही हमारे डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। मतलब 1916 में इंसुलिन की जानकारी निकल कर आई, आज के लगभग 100 साल पहले। 1916 में इंसुलिन की डिस्कवरी होने के बाद उस समय के साइंटिस्ट जानवरों से उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाल करके और दूसरे मरीजों को देना चालू किए, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने लगे, और लोगों की एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी डेथ हो जाया करती थी। तो उस समय फिर वापस और रिसर्च चालू हुआ, और 1923 में कुछ साइंटिस्ट लोगों की टीम ने
इंसुलिन को प्यूरिफाई करके ह्यूमन बेस्ड इंसुलिन बनाना चालू किया, और उस इंसुलिन को देने के बाद डेथ भी नहीं किसी की होती थी, एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते थे और रिस्पांस भी अच्छा मिलने लगा। तब इस बात का प्रमाण उस समय हो गया कि जिस किसी को भी डायबिटीज होती है उसको इंसुलिन की कमी होती है, और इंसुलिन का इंजेक्शन देने से, इंसुलिन का डोज देने से उसके सिम्टम्स काफ़ी इम्प्रूव होने लगे, वो मरीज ठीक होने लगा, और उसी बेस पर डायबिटीज के मरीजों का ट्रीटमेंट होने लगा, इंसुलिन का इंजेक्शन दे करके ट्रीटमेंट किया जाने लगा। और ये जानकारी जब बाहर मार्केट में आई तो साइंस की जगत में एक अलग ही माहौल बन गया, और उस समय धीरे धीरे 1923 के बाद 26, 27, 28 के आसपास में पेनिसिलिन नाम के इंजेक्शन की खोज हुई, पेनिसिलिन दवा की खोज हुई। वो पेनिसिलिन की दवा उस समय एंटीबायोटिक के रूप में इन्फेक्शन के लिए काफ़ी रामबाण दवा सिद्ध हुई, और उस समय फिर मॉडर्न मेडिसिन का तो फिर बोलबाला ही कुछ अलग हो गया। और फिर धीरे धीरे 1930 के आसपास में विटामिन की खोज हुई, और फिर धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रिसर्च होते रहे, और बहुत सारी खोजें साइंस के क्षेत्र में और ट्रीटमेंट के क्षेत्र में बाहर निकल कर आने लगी, और फिर मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट का पूरा नजरिया ही बदल गया। और इस तरह से धीरे धीरे 1950 में आ गए, और 1950 में टैबलेट की भी खोज हो गई, और वो टैबलेट पैंक्रियाज को पुश करके इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती थी, और वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करने लगी वो मेडिसिन। और इस तरह से ट्रीटमेंट में मेडिसिन और इंजेक्शन दोनों मिल करके काफ़ी अच्छा काम करने लगे। और इस तरह से 1950 के बाद तो फिर मॉडर्न मेडिसिन का एक छत्र राज्य देखने को मिलने लगा। और फिर 1970 में इंसुलिन ब्लड में कितना होता है, उस इंसुलिन को यानी सीरम इंसुलिन टेस्ट का आविष्कार हो गया। अब 1970 में जब सीरम इंसुलिन टेस्ट की जानकारी सामने आई, और तब उस समय इस बात की जानकारी काफ़ी आसान हो गई कि किस मरीज में इंसुलिन कम है और किस मरीज में इंसुलिन ज़्यादा है। अब देखिए, यहीं पर फिर से ट्रीटमेंट का नज़रिया बदल गया। इसके पहले केवल यही माना जाता था कि हर किसी मरीज को इंसुलिन नहीं बनती है, इंसुलिन कमी की वजह से डायबिटीज होती है। लेकिन जब ब्लड में इंसुलिन को टेस्ट करने की मशीन जब आ गई, उसका इंस्ट्रूमेंट आ गया, और उसे मालूम होने लगा कि किसके ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा है, किसके ब्लड में इंसुलिन कम है, तो फिर यहीं पर थोड़ा सा वापस सब चेंजेस होने लगा। हम सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर यहाँ पर देखने को ये मिलने लगा कि कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होते हुए भी उन्हें डायबिटीज है, और कुछ ऐसे मरीज देखने को मिलने लगे कि जिनको रियल में इंसुलिन नहीं है। तो मतलब इसके पहले जो ट्रीटमेंट का बेस हुआ करता था कि इंसुलिन बनती ही नहीं है, और यही लोग समझ रहे थे कि इंसुलिन नहीं बनती है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, और वहाँ पर इंसुलिन का इंजेक्शन दे करके या टैबलेट दे करके इंसुलिन के प्रोडक्शंस को बढ़ा करके ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन जिस दिन आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि हमें डायबिटीज है, और जिसे हमें बताया जा रहा है कि इंसुलिन नहीं होने की वजह से डायबिटीज है, जबकि हम टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करने के बाद ये बात सामने निकल कर आती है कि इंसुलिन तो यहाँ ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर आप भी सोचने के लिए मजबूर होंगे। और तब साइंटिस्ट लोगों को भी अब दूसरे दिशा में जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अब क्या है। आखिर अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हो रही है, जबकि ऐसे भी मरीज देखने को मिल रहे हैं जिनके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होते हुए भी डायबिटीज के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और तब उसी समय 1970 के आसपास में डायबिटीज का 2 नाम रख दिया गया। डायबिटीज को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, एक को टाइप 1 डायबिटीज और एक को टाइप 2 डायबिटीज। मतलब डायबिटीज ऐसे लोग जिनको कि इंसुलिन एकदम ही नहीं बनता है उनको टाइप 1 में कर दिया गया, और जिनके ब्लड में इंसुलिन देखा गया कि इंसुलिन होते हुए भी उनको डायबिटीज है, उनको टाइप 2 डायबिटीज में डिवाइड कर दिया गया। और तब साइंटिस्ट लोग अपने अपने तरीके से वापस रिसर्च करना चालू किया, और फिर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया कि यहाँ पर इंसुलिन ज़्यादा है और वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिससे नाम दिया गया इंसुलिन रेजिस्टेंस का। और हम तब आ गए 1989 में। 1989 में अमेरिकन बेस्ड डॉक्टर जेराल्ड रेवन इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया। 1970 से लेकर के 1990 के आसपास में जो भी रिसर्च किया, उसके आधार पर उन्होंने 1989 में इस बात की जानकारी सामने रखा कि डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होते हुए भी उन्हें डायबिटीज है। उसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उन्हें डायबिटीज होती है, और उस बात पर उन्होंने अपना प्रूफ और अपने एविडेंस को सामने रखा। और उसी बीच में 1970 के बाद जब ये बात सामने आई कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार से होती है, और टाइप 2 में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा रहता है, तो उसी समय एक डॉक्टर
डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट हुआ करते थे, उस समय उन्होंने अपने तरीके से इस पर रिसर्च किया। हजारों पेशेंटों पर अपना टेस्ट करके अलग अलग रीडिंग के आधार पर ग्राफ बना बना करके इतने सारे डेटा इकट्ठा किया और उस डेटा के आधार पर इस बात को डिक्लेयर किया कि डायबिटीज के मरीज में इंसुलिन का परसेंटेज ज़्यादा होते हुए भी उस मरीज को डायबिटीज है, मतलब ब्लड के शुगर का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ मिलने लगता है। और उन्होंने ये भी देखा कि अलग अलग मरीजों में जो ग्राफ है वो अलग अलग देखने को मिला। किसी में फ्लक्चुएशन कम हो रहा है, किसी में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है। और उसी डेटा के आधार पर उन्होंने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का नाम दिया, जिसे आज के समय में हम क्राफ्ट टेस्ट बोलते हैं। वहाँ पर हम ग्लूकोज यानी ब्लड में शुगर का लेवल और इंसुलिन के लेवल को दोनों साथ साथ टेस्ट करते हैं, जिसे हम क्राफ्ट टेस्ट बोलते हैं। और क्राफ्ट टेस्ट करने के बाद आज के समय में लोगों को बीमारी के बारे में क्लैरिटी भी थोड़ी सी अच्छे से हो जाती है। तो आपको हम इस पूरे हिस्ट्री के माध्यम से बताना केवल ये चाह रहे हैं कि आज के करीब 30 साल पहले 1989 में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात सामने आई, फिर तब से ट्रीटमेंट का पूरा नजरिया ही बदल गया। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे डाइट से डेवलप होता है, डाइट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और उसे कम किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और आपने जब देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, मतलब ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। तो जब ये ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनीमिया, ये सब बातें 1989 में जब सामने आई, तब ट्रीटमेंट का पूरा नज़रिया बदल गया। और साइंटिस्ट लोगों ने इस बात को भी प्रूव करके रखा सामने कि इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को, हाइपर इंसुलिनीमिया को कम किया जा सकता है डाइट के माध्यम से। तो इस तरह से इस पर रिसर्च होने लगा, इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी तेज़ी से काम होने लगा। अलग अलग देशों में अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग डॉक्टर्स इस पर काफ़ी अच्छे से काम करने लगे। और आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम डाइट को चेंज कर लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर लेते हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया को कम कर लेते हैं, तो हम डायबिटीज को कंट्रोल कर पाते हैं। मतलब जो 80 से 90% ऐसे डायबिटिक मरीज हैं जिनको केवल इंसुलिन की अधिकता की वजह से डायबिटीज हो रही है, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से डायबिटीज हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज हो रही है, ऐसे मरीजों की डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है। तो इसी को बेस मान करके दोस्तों हमने भी काफ़ी स्टडी करने की कोशिश किया और देखा कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है केवल और केवल डाइट में थोड़े से चेंजेस करने के बाद। और इसी आधार पर हम भी आप लोगों को जोर दे करके बोलते रहते हैं कि भाई डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर अगर ज़रूरत होगी तो आपको कुछ नॉलेज लेने की और उस नॉलेज को लेकर के डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ आप काम करने लगेंगे तो आप अपनी ही नहीं पूरे देश की डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ऐसे भी कुछ पॉपुलेशन होंगे कि जिनको आज डायबिटीज नहीं है लेकिन कल हो सकती है, उस पॉपुलेशन को भी डायबिटीज होने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत कम समय में इस बात की जानकारी सामने आई कि डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से होती है और जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल उठेगा कि आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो इस बात की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों।